ये कहानी भविष्य की ऐसी दुनिया से शुरू होती है जहां पर पृथ्वी में जगह जगह पर अचानक से बड़े बड़े गड्ढे बनने लगे और उनमें विस्फोट होने लगे, जिससे पूरी दुनिया में भारी दहशत फैल गई। इन गड्ढों से बहुत बड़े मॉन्स्टर्स निकले जिन्हें रीपर्स कहा जाता था। ये राक्षस इंसानों का पीछा करते थे और उन्हें जान से मार डालते थे। वे इतने खतरनाक थे कि गोलियां भी उन पर असर नहीं करती थीं। इसलिए आर्मी भी इन रीपर्स से लोगों को नहीं बचा पा रही थी। इस दौरान ऊंचाई पर रहने वाले लोगों ने पाया कि ये रीपर किसी अज्ञात कारणों से 8000 फीट की ऊंचाई से बिल्कुल भी ऊपर नहीं जा पा रहे थे। इसलिए बचे हुए लोग भी अपनी जान बचाने के लिए ऊंचे इलाकों में जाने लग गए। फिर इसके 3 साल बाद हम कोलोराडो में हंटर नाम के एक छोटे लड़के को देखते हैं जो ऊपर पहाड़ों में एक छोटे से समुदाय में रहता था। एक दिन वो 8000 फीट की सुरक्षित रेखा को पार करने का फैसला करता है ताकि देख सके कि दूसरी तरफ क्या है। लेकिन जैसे ही वह कुछ कदम चलता है तो उसे एक रीपर देख लेता है। ये देखकर हंटर भागने लगता है। रीपर उसे पकड़ने ही वाला था, तभी हंटर समय रहते सुरक्षित रेखा को पार कर लेता है। इसके बाद हंटर अपने कैंप में लौटता है जहां बचे हुए लोग रहते थे। हंटर का पिता विल उसे सुरक्षित रेखा को पार करने के लिए डांटता है और उसे रीपरों के खतरे के बारे में याद दिलाता है और साथ ही वो हंटर की फेफड़ों की समस्या का भी जिक्र करता है। हंटर बताता है कि वह सिर्फ बाकी लोगों को ढूंढना चाहता था। इस पर विल उसे समझाता है कि वह उसे भी अपनी पत्नी की तरह खोना नहीं चाहता। इसके बाद विल अपनी दोस्त केटी के साथ शिकार पर जाता है और उसे हंटर के बाहर जाने के बारे में बताता है। केटी विल की चिंता समझती है, लेकिन वो ये भी कहती है कि हंटर उनके पूरे रिफ्यूज कैंप का एकमात्र बच्चा है, इसलिए जाहिर है कि वो अपने लिए कोई दोस्त खोजना चाहता है। हालांकि विल को ये लगता है कि हंटर उस जगह जाना चाहता है जहां पर उसने अपनी मां को आखिरी बार देखा था। इसके दूसरी तरफ नीना नाम की एक वैज्ञानिक बंदूक की गोलियों पर एक्सपेरिमेंट कर रही थी और उन्हें रीपर की खाल के टुकड़े पर चला रही थी, लेकिन अभी भी उसकी गोलियां खाल पर कोई नुकसान नहीं पहुंचा पा रही थी। उस रात विल देखता है कि नीना अभी भी गोली चला रही है, तो इससे उसे याद आता है कि कैसे उसकी पत्नी नीना के साथ एक खास मिशन पर गई थी और मारी गई थी। इस घटना को याद करके विल उदास हो जाता है। तभी अचानक विल को हंटर के खांसने की आवाज सुनाई देती है और वो तुरंत उसके कमरे में जाता है। उसने हंटर की सांस लेने में मदद करने वाली मशीन का फिल्टर बदला, जिससे हंटर को थोड़ा आराम मिला, लेकिन अब उनका आखिरी फिल्टर भी खत्म हो गया था। विल कुछ नक्शों को देखकर सोच रहा था कि फिल्टर ढूंढने के लिए लाइन पार करना कितना मुश्किल होगा। इसके बाद हंटर के बर्थडे पर विल अपने बेटे को एक ट्रीट देने के लिए कैंप के आखिरी बचे मैक एंड चीज के बॉक्स को लेकर आता है। फिर खाना बनाते समय हंटर पूछता है कि वे अब रेडियो का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, जिस पर विल बताता है कि उन्हें बिजली को बचाना है, इसलिए वे बाकी सर्वाइवर्स के साथ बात करने के लिए झंडों का उपयोग करते हैं। उस रात हंटर फिर से खांसना शुरू कर देता है और विल के पास उसे इंजेक्शन देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। हंटर के फिर से सो जाने के बाद विल नीना के पास जाता है और उसे बताता है कि वह अपने बेटे के लिए फिल्टर ढूंढने के लिए सुरक्षा रेखा को पार करके बोल्डर नाम के एक शहर की तरफ जाएगा। वो बताता है कि उसे एक सुरक्षित रास्ता मिल गया है, लेकिन नीना उस पर विश्वास नहीं करती क्योंकि वह उस जगह के खतरे के बारे में अच्छे से जानती थी, क्योंकि उसका पुराना लैब भी वहीं बोल्डर में था। विल चाहता है कि नीना भी उसके साथ आए क्योंकि उसने रीपर्स पर काफी रिसर्च की थी और वो पहले भी सुरक्षा रेखा से बाहर से जिंदा बचकर वापस लौट आई थी। हालांकि नीना बताती है कि वह सिर्फ लकी थी कि वो बच पाई थी, लेकिन तब विल की पत्नी रीपर्स के द्वारा मारी गई थी। तभी विल उसे एक खदान के बारे में बताता है जो पहाड़ों से होकर जाती है, लेकिन नीना कहती है कि ये तो और भी खतरनाक है क्योंकि रीपर्स उन्हें वहां फंसा सकते हैं, इसीलिए वो जाने से इनकार कर देती है। विल के जाने के बाद नीना एक कंपास को मॉडिफाई करने लगती है और इस दौरान उसे याद आता है कि कैसे मिशन के दौरान विल की पत्नी की मौत हुई थी। यह सोचकर वह उदास हो जाती है। इस बीच विल एक पड़ोसी से हंटर की देखभाल करने के लिए कहता है और फिर हथियार लेने के लिए गन स्टोर जाता है। फिर केटी भी उसे बताती है कि वो भी उसके साथ आएगी। इसके बाद नीना भी उनके साथ आने के लिए तैयार हो जाती है। साथ ही वो केटी का मजाक उड़ाती है और कहती है कि उसे कोई एक्सपीरियंस नहीं है और उन पर बोझ बनेगी। विल हंटर को अलविदा कहता है और प्रॉमिस करता है कि वह जरूर वापस आएगा। इस पर हंटर कहता है कि उसकी माँ ने भी ऐसा ही कहा था। आखिरकार वे तीनों निकल पड़ते हैं। इस दौरान नीना केटी के साथ सख्ती से पेश आ रही थी, इसलिए विल नीना को अच्छे से पेश आने को कहता है। इसके बाद नीना बताती है कि रीपर्स हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उत्पन्न करते हैं, जिससे उसका मॉडिफाइड कंपास आधे मील की दूरी से ही रीपर्स की मौजूदगी का पता लगा सकता है। एक लंबी यात्रा के बाद वे तीनों 8000 फीट की लाइन तक पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद सबसे पहले वे अपना कंपास चेक करते हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि आसपास कोई रीपर है या नहीं। जब उन्होंने देखा कि आसपास कोई रीपर नहीं है तो वे बिना देरी किए लाइन पार करते हैं और नीचे की तरफ उतरने लगते हैं। थोड़ी देर चलते ही उन्हें कुछ छोड़े हुए ट्रक नजर आते हैं
और वे उनके पास जाकर उन ट्रकों को खंगालते हैं। ट्रक से उन्हें कुछ गोला बारूद और एक ग्रेनेड लॉन्चर भी मिलता है जिसे केटी चलाना जानती थी। इस दौरान नीना को एक रीपर की खाल मिलती है और वो उसमें से सैंपल लेने लगती है, लेकिन जैसे ही केटी उसे जल्दी करने को कहती है तो उनके बीच बहस शुरू हो जाती है। नीना गुस्से में केटी से कहती है कि वह विल के साथ ज्यादा ही चिपकने की कोशिश कर रही है। ये सुनते ही केटी अपना आपा खो देती है और उसे धक्का देकर कहती है कि तुम्हारी ही वजह से विल की पत्नी की जान गई है। उनके बीच की बहस बढ़कर हाथापाई में बदल जाती है, जिसे विल बीच बचाव करके उन्हें शांत कराता है। इसके कुछ देर बाद वे जंगल में घोड़ों का एक झुंड देखते हैं, जिसे देखकर वह काफी हैरान हो जाते हैं। इससे उन्हें समझ में आ जाता है कि किसी अज्ञात कारणों से रीपर सिर्फ इंसानों पर ही हमला करते हैं और वे जानवरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। ये बात उन्हें सोचने पर मजबूर कर देती है। आखिरकार वे एक स्की एरिया तक पहुंचते हैं और वहां पर प्लान बनाते हैं कि वे चेयर लिफ्ट का उपयोग करके सुरक्षित तरीके से खदानों तक जाएंगे। लेकिन जैसे ही वे लिफ्ट के पास पहुंचते हैं तो नीना का कंपास संकेत देता है कि आसपास कोई रीपर है, जिसे देखकर सभी अलर्ट हो जाते हैं और देखते हैं कि जंगल के पेड़ों में हलचल हो रही है। विल बिना समय गवाए लिफ्ट के टॉप पर चढ़कर बैकअप जनरेटर को चालू करने में लग जाता है। इस दौरान केटी और नीना जमीन पर रहकर उसे कवर देती हैं। जैसे ही मॉन्स्टर उनकी तरफ बढ़ता है, केटी घबरा जाती है और ग्रेनेड लॉन्चर से कुछ ग्रेनेड दागती है, लेकिन उन ग्रेनेड्स का उस रीपर पर कोई असर नहीं होता। तभी इसी बीच विल जनरेटर को कनेक्ट करता है और नीना उसका स्विच ऑन करती है और चेयर पर चढ़ जाती है। तभी इसी दौरान रीपर भी लिफ्ट के केबल पर कूद जाता है, जिससे चेयर तेजी से हिलने लगती है। नीचे खड़ी केटी जल्दी से टावर पर चढ़ने लगती है ताकि वो भी चेयर तक पहुंच सके और सही मौके का इंतजार करते हुए वो कूदती है, लेकिन वो चूक जाती है और चेयर पर लटक जाती है। हवा में लटकते हुए विल उसे पकड़ने की कोशिश करता है और किसी तरह से उसको गिरने से बचा लेता है। इसी बीच नीना की गोलियां भी खत्म हो जाती है। रीपर एक बार फिर केबल को जोर से हिलाता है, जिससे तीनों नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। जमीन पर गिरते ही वे जल्दी से जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं। वे दौड़ते हुए 8000 फीट की लाइन को पार कर जाते हैं, जिससे रीपर उस सीमा पर आकर रुक जाता है और उनका पीछा छोड़ देता है। क्योंकि अब अंधेरा होने लगा था, इसलिए तीनों ने तय किया कि वे लोग आज रात के लिए सुरक्षा रेखा के अंदर बने एक स्की रिसॉर्ट में ही रुकेंगे। फिर रात को आराम करते हुए और ड्रिंक पीते हुए नीना ने कहा कि जब रीपर आए थे तो उन्होंने इंसानों को खत्म करने के लिए न तो आराम किया और न ही कुछ खाया। बाकी शिकारी जानवर तो इसलिए शिकार करते हैं क्योंकि उन्हें अपने शिकार को खाना होता है, लेकिन रीपर तो इंसानों को केवल मजे के लिए ही मार रहे थे। और हैरानी की बात यह थी कि वो इंसानों को छोड़कर बाकी जानवरों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। इस बात से नीना को लगा कि शायद रीपर को किसी ने स्पेशली इंसानों और मानव जाति को खत्म करने के लिए ही धरती पर भेजा गया है। फिर रात में जब केटी और नीना सो जाती हैं, तो विल अपनी पत्नी से हुई आखिरी बातें याद करता है। दरअसल उसकी पत्नी को भरोसा था कि नीना रीपर्स को हराने का कोई न कोई तरीका जरूर ढूंढ निकालेगी। अब अगले दिन वे लोग उस खदान तक पहुंच जाते हैं जहां विल पहले काम किया करता था। विल उन्हें बताता है कि इस सुरंग के दोनों दरवाजे तो 8000 फीट की ऊंचाई पर है, लेकिन इसके अंदर के कुछ रास्ते सुरक्षा रेखा से नीचे है। साथ ही ये सुरंगें पूरी तरह से सील नहीं थी, जिसका मतलब ये था कि रीपर सुरंग के अंदर आ सकते थे। एक और समस्या ये थी कि नीना का कंपास भी अब जमीन के अंदर काम नहीं करेगा। ये देखकर नीना और केटी थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन वे अब इतना आगे आ चुके थे कि अब लौटने का कोई सवाल ही नहीं था। अब तीनों ने लाइट वाले हेलमेट पहने और सुरंग के अंदर चले गए। कुछ घंटे तक वे चुपचाप चलते रहे, लेकिन तभी उन्होंने पाया कि आगे की मुख्य सुरंग भूस्खलन के कारण बंद हो चुकी है। इसलिए विल ने बताया कि अब उन्हें लेवल 7 से होकर जाना पड़ेगा, जिसका मतलब ये था कि अब उन्हें सुरक्षा रेखा के नीचे वाले सुरंगों से होकर जाना पड़ेगा। वे धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरते हैं और नीचे की सुरंग में पहुंचते हैं। ये वाला रास्ता सुनसान और डरावना था, इसलिए वे जल्दी जल्दी चलने की कोशिश कर रहे थे। तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, इसलिए वे तुरंत अपनी हेलमेट की लाइट बंद कर लेते हैं। लेकिन तब तक तो कांड हो चुका था। एक रीपर सुरंग में आ गया था और उसने उन्हें देख भी लिया था। ये देखकर तीनों दौड़ने लगते हैं और केटी बीच बीच में ग्रेनेड फेंकती है ताकि रीपर को धीमा किया जा सके। सुरंग के रास्ते में पड़ी कुछ पुरानी मशीनें भी रीपर्स को थोड़ा और स्लो कर रही थी। अब भागते भागते उन्हें सुरंग की दीवार में एक छेद दिखाई देता है। वे उस छोटे छेद में घुस जाते हैं और थोड़ी देर के लिए रीपर से छुप जाते हैं। लेकिन तभी वो रीपर अपनी चमकती हुई पूंछ को छेद के अंदर डालने की कोशिश करता है, लेकिन विल उसका ध्यान भटकाने के लिए दूसरी तरफ एक फ्लेयर फेंकता है। फ्लेयर की रोशनी में उन्हें दीवार में एक और रास्ता दिखाई देता है, जिससे वे तेजी से कुछ पत्थरों को हटाकर वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। विल सबसे आखिर में निकलता है और रीपर की पूंछ से बाल बाल बचते हुए अपने दोस्तों के पीछे सुरंग से बाहर निकलने लगता है। छोटी सुरंग में कुछ देर चलने के बाद केटी सबसे पहले एक दूसरी सुरंग में पहुंचती है।
लेकिन तभी एक रीपर उसे देख लेता है और अपनी पूंछ से उसे मार देता है। विल उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो रीपर विल की आंखों के सामने ही तेजी से केटी को घसीट कर ले जाता है। तभी नीना को एक सीढ़ी दिखाई देती है और वो और विल तुरंत उस पर चढ़ने लगते हैं। उनके पीछे रीपर की आवाज सुनाई देती है, लेकिन सौभाग्य से उन्हें एक दरवाजा मिल जाता है और वे समय रहते खदान से बाहर निकलकर सुरक्षित ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। नीना और विल अपनी यात्रा जारी रखते हैं और साथ ही उन्हें केटी की मौत का भी काफी दुख होता है। कुछ देर बाद अंधेरा होने पर उन्हें एक पुराना और छोड़ा हुआ घर मिलता है, जहां वे रात बिताने के लिए घुस जाते हैं। वहां उन्हें कुछ मैक एंड चीज के डिब्बे मिलते हैं, जिन्हें वे खाने लगते हैं। खाने के दौरान विल बताता है कि ये उसके बेटे हंटर का फेवरेट खाना है। फिर वह नीना से पूछता है कि उस पुराने लैब में क्या है, जिस पर नीना बताती है कि वहां ऐसा केमिकल हो सकता है जो रीपर को मारने वाली गोलियां बनाने में मदद कर सकता है। उसका मानना था कि रीपर की खाल में इलेक्ट्रिक चार्ज होता है और सही गोली उनके अंदर विस्फोट करा के उन्हें खत्म कर सकती है। अगले दिन वे घर में खड़ी एक गाड़ी लेते हैं और जल्दी से सुरक्षा सीमा पार करने की कोशिश करते हैं। इसके दौरान रास्ते में वे एक ऐसे शहर से भी गुजरते हैं जहां इंसानों के खत्म होने के बाद बहुत सारे जंगली जानवर बिना किसी खौफ के पूरे शहर में घूम रहे थे। आखिरकार वे हॉस्पिटल तक पहुंच जाते हैं और फिल्टर ढूंढने लगते हैं। इस दौरान उन्हें कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन उनके कंपास पर कोई रीपर का अलर्ट नहीं आता। उन्हें फिल्टर ढूंढने के लिए हॉस्पिटल की सबसे ऊपरी मंजिल पर जाना पड़ता है। फिल्टर मिलते ही वे जल्दी वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक एक रीपर दीवार तोड़कर अंदर आ जाता है और उन पर हमला करने लगता है। ये देखकर वे दोनों भी हमले से बचते हुए जल्दी से भागने लगते हैं। तभी दीवार के अंदर से रीपर की पूंछ निकलकर विल को जकड़ लेती है। ये देखकर नीना जल्दी से एक कुल्हाड़ी उठाती है और उसके पूंछ पर तब तक वार करती है जब तक कि रीपर उसे छोड़ नहीं देता। इसके बाद नीना एक गैस सिलेंडर खोलकर गलियारे में स्मोक भर देती है, जिससे उन्हें छिपने में थोड़ी मदद मिलती है। ये देखकर विल के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह रीपर को पास आने देता है और फिर ऑक्सीजन सिलेंडर्स पर गोली चला देता है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे रीपर उड़कर खिड़की से बाहर गिर जाता है। रीपर हिलडुल नहीं रहा था, लेकिन इससे उन्हें पूरा यकीन नहीं होता कि वह मरा है या बेहोश है। इसलिए विल जल्दी वापस लौटना चाहता था, लेकिन नीना उसे लैब की तरफ जाने के लिए मना लेती है ताकि वो अपनी गोलियों का एक्सपेरिमेंट पूरा कर सके। इसके बाद जैसे ही दोनों गाड़ी लेकर लैब की तरफ निकलते हैं, इसी दौरान वो रीपर भी होश में आ जाता है। कुछ समय बाद वे लैब पहुंचते हैं और नीना केमिकल्स मिलाने का काम शुरू कर देती है, जबकि विल आसपास की निगरानी करता है। तभी उसे डेस्क पर एक तस्वीर दिखती है, जिससे उसे पता चलता है कि नीना का भी एक परिवार था, जिसके बारे में उसने कभी नहीं बताया था। फिर नीना रोते हुए बताती है कि जिस दिन दुनिया खत्म हुई वह काम में व्यस्त थी और अपने परिवार के साथ नहीं थी। उसे इस बात का गहरा अफसोस था कि जब उस दिन उसके बेटे का फुटबॉल मैच था, लेकिन उसने उसके पास जाने के बजाय अपने काम को चुना। साथ ही वो ये भी कहती है कि उसे खुद से नफरत है, क्योंकि उसकी वजह से विल की पत्नी की मौत हुई। लेकिन विल उसे कहता है कि इसमें उसकी या किसी की भी कोई गलती नहीं थी। इसके बाद जब नीना अपनी गोली बनाकर उसे एक रीपर की खाल पर टेस्ट करती है तो वो काम नहीं करती। तभी वो विल से कहती है कि उसे फिल्टर लेकर अपने बेटे के पास लौट जाना चाहिए और वो खुद वहीं रुककर तब तक प्रयोग करती रहेगी जब तक उसे हल नहीं मिल जाता या रीपर उसे मार नहीं देते। विल ट्रक लेकर चला जाता है और नीना एक और मॉडिफाइड बुलेट बनाने की कोशिश करती है, लेकिन ये गोली भी असफल हो जाती है। वह काम में इतनी बिजी होती है कि उसे पता ही नहीं चलता कि उसका कंपास अलर्ट कर रहा है। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन साथ ही उसे एक केमिकल कॉम्बिनेशन याद आता है जिसे उसने अब तक नहीं आजमाया था। ये अब उसका आखिरी मौका था, इसलिए वो जल्दी से उसे मिलाने लगती है। इसके दूसरी तरफ गाड़ी का टायर अचानक फट जाता है और गाड़ी अनकंट्रोल्ड होकर पलट जाती है, जिससे विल कुछ समय के लिए बेहोश हो जाता है। लेकिन रीपर की आवाज सुनकर उसे होश आ जाता है। वो बाहर निकलता है और दौड़ने लगता है। इस दौरान रीपर भी उसका पीछा कर रहा था। गाड़ी से गिरने के कारण विल घायल था, इसीलिए वह बड़ी ही मुश्किल से पहाड़ी पर चढ़ पा रहा था। अब जैसे ही वो सुरक्षित रेखा के करीब पहुंचने ही वाला था, तभी एक दूसरा रीपर उसका रास्ता रोक लेता है। विल हताश होकर फायरिंग करता है, लेकिन इसका कोई असर नहीं होता, जिससे वह उम्मीद छोड़ देता है। लेकिन तभी नीना वहां आ जाती है और अपनी नई मॉडिफाइड गोलियां चलाती है। उन गोलियों से एक अजीब विस्फोट होता है, जिसमें से धुआं और इलेक्ट्रिक चार्ज निकलता है, जो नीना की थ्योरी को सही साबित करता है। इसके बाद नीना तुरंत सभी रीपरों पर गोली चलाती है और उन्हें कुछ ही सेकंड में मार गिराती है। इसके बाद वह रीपर के शरीर का एक हिस्सा उठाकर विल को दिखाती है, जिससे ये पता चलता है कि ये जीव असल में रोबोट हैं, जिन्हें इंसानों को मारने के लिए प्रोग्राम किया गया था। जब विल पूछता है कि इन्हें किसने भेजा होगा, तो नीना अंदाजा लगाती है कि यह एलियंस का काम हो सकता है। आखिरकार जब वे दोनों अपने कैंप लौटते हैं, तो विल अपने बेटे हंटर को गले लगा लेता है। नीना एक पायरेट का झंडा लगाकर बाकी लोगों को संकेत देती है कि उसने रीपरों को मारने का तरीका ढूंढ लिया है।
जल्द ही बाकी सर्वाइवर भी वहां इकट्ठा होते हैं और बड़ी संख्या में वो स्पेशल बुलेट बनाने लगते हैं। विल भी रेडियो का इस्तेमाल करके उम्मीद का यह संदेश बाकी सभी बचे लोगों तक पहुंचा देता है। नीना रीपर के शरीर के हिस्सों को स्टडी करने के लिए अपने पास रख लेती है और जब सभी के पास हथियार हो जाते हैं तो सर्वाइवर्स जंगल में जाते हैं और जितने हो सके उतने रीपरों को मार देते हैं ताकि धरती को फिर से अपने कब्जे में ले सकें। तभी अंत में जब एक रात को विल और नीना दूरबीन से आसमान में देखते हैं तो उन्हें 3 रहस्यमयी एलियन शिप्स धरती की ओर आते हुए दिखाई देते हैं और इसी के साथ ये कहानी भी खत्म हो जाती है। एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना।